ईपीएफओ हायर पेंशन के लिए फॉर्मूला बताता है, फिर उसे हटा देता है और फिर से उसे बताता है। लेकिन क्या इस बार ईपीएफओ अपने फॉर्मूले को वापस से हटा देगा या फिर कायम रखेगा, इसी को जानेंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि ईपीएफओ के लेटेस्ट सर्कुलर में उन्होंने क्या बताया है हायर पेंशन के फॉर्मूले के बारे में। अब जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 1 जून 2023 को ईपीएफओ ने सर्कुलर जारी किया था, जहां पे उन्होंने बताया था कि हायर पेंशन का फॉर्मूला क्या होगा। दो डिफरेंट केसेस थे और दोनों केसेस को उन्होंने क्लैरिफाई करके बताया हुआ था, क्लियर बताया हुआ था कि हर केस के अंदर क्या क्या उनका फॉर्मूला रहेगा हायर पेंशन को कैलकुलेट करने के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने जॉइंट ऑप्शन को अप्लाई किया है और जिनका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो क्लियर हो जाएगा। यानी कि उनकी जो एप्लीकेशन है वो उनके एम्प्लॉयर से भी अप्रूव हो जाएगी और ईपीएफओ के ऑफिस से भी अप्रूव हो जाएगी। लेकिन उस फॉर्मूले को, उस सर्कुलर को जो है उन्होंने रिट्रैक्ट कर लिया था। मेरी एक थ्योरी थी क्यों उन्होंने रिट्रैक्ट किया, लेकिन आज एक और उन्होंने 14 जून 2023 को एक और सर्कुलर जारी किया है जहां पे उन्होंने वापस से फॉर्मूला बताया है। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं उस फॉर्मूले को देखने के लिए कि क्या उन्होंने जारी किया है। तो ये है ईपीएफओ का सर्कुलर्स वाला सेक्शन, जहां पे जितने भी सर्कुलर्स ईपीएफओ इशू करता है वो यहाँ पे आ जाते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे कि सीरियल नंबर 69 के ऊपर उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है जहां पे उन्होंने लिखा है मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन। यानी कि आपकी जो पेंशन है, हायर पेंशन जो अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं, वो कैसे कैलकुलेट होगी उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पे डेट और सर्कुलर नंबर देखेंगे तो ये सेम 1 जून 2023 की ही डेट है और इसका सर्कुलर नंबर भी 1357 सेम ही है। तो क्या ये एग्जैक्टली सेम सर्कुलर है या कि कोई इसमें चेंज किया है? चलिए इसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो अगर हम इस पर्टिकुलर सर्कुलर को खोलते हैं तो इस सर्कुलर को खोलने के ऊपर हमारे पास ये वाली इंफॉर्मेशन आती है। इसको मैं एप्लीकेशन में खोल देता हूँ। यहाँ पे मैंने इस सर्कुलर को खोल के रखा हुआ है और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 1 जून 2023 की डेट का ही ये सर्कुलर है 1357, यानी कि सेम जो हमारे पास इसका पहले सर्कुलर नंबर था वही है। और अब इसके हम डिटेल्स में चल के देखते हैं। तो जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ये सर्कुलर जो है ये इट इज़ रिलेटेड टू मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन, और यहाँ पे एक रेफरेंस दिया गया था एक पुराने सर्कुलर का। वो पुराना सर्कुलर क्या था? वो सर्कुलर था सर्कुलर नंबर 143, जो कि डेटेड था 9 मई 2023 को। और जैसा मैंने अपने वीडियो में बताया था कि ये जो सर्कुलर है इसको भी रिट्रैक्ट कर लिया था ईपीएफओ ने, और शायद उसी कारण से, क्योंकि एक गलत सर्कुलर का रेफरेंस दे रखा था, उसी कारण से ईपीएफओ ने जो है अपना जो नया वाला यानी कि पेंशन फॉर्मूला वाला सर्कुलर है उसको भी उन्होंने रिट्रैक्ट कर लिया था। तो अगर हम जाके देखते हैं यहाँ पे दोनों सर्कुलर्स में, यानी कि जो उन्होंने 1 जून 2023 को पहले उन्होंने रिलीज़ किया था उसको देखते हैं, उसको कंपेयर करते हैं जो अब रिलीज़ किया उसके साथ, तो आप देखेंगे कि दोनों के दोनों सर्कुलर एग्जैक्टली सेम है, उनमें कोई भी चेंज नहीं आया है। तो अगर तो आपने पहले मेरा वीडियो देख रखा है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। हाँ, लाइक ज़रूर करना भूलिएगा, लाइक ज़रूर करना ना भूलिएगा इस वीडियो को बंद करने से पहले। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है या फिर आप इसे अच्छे से दोबारा समझना चाहते हैं तो उसको मैं कवर करता हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन है वो भी वही दो केसेस हैं। कौन कौन से दो केसेस हैं उसके ऊपर नजर डालते हैं। पहला केस है केस फाउंड एलिजिबल फॉर पेंशन ऑन हायर वेजेस वेयर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पेंशन इज प्रायर टू 1 सितंबर 2014। यानी कि पहला केस उन लोगों का है जिनकी पेंशन 1 सितंबर 2014 से पहले स्टार्ट हो गई थी। अब ये मैंने कई सारे वीडियोस में अपने कवर किया कि 1 सितंबर 2014 की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस दिन जो है ईपीएस के काफी सारे जो प्रावधान है वो चेंज हो गए थे। ईपीएस 95 स्कीम है उसमें काफी सारे चेंजेस आए थे। और अगर हम ओरिजिनल ईपीएस 95 स्कीम देखते हैं, जो कि यानी कि काफी पहले जब इशू करी थी उसके आसपास के टाइम की जो थी, उस केस में अगर हम देखते हैं तो पेंशनेबल सैलरी का जो फॉर्मूला लिया जाएगा वो कैसे लिया जाएगा, वो लिखा हुआ था कि पेंशनेबल सैलरी शैल बी एवरेज मंथली पे ड्रॉन in any manner including this during the contributory period of service in the span of 12 months preceding the date of exit from membership of employees pension fund। यानी कि एम्प्लॉय पेंशन फंड से एग्जिट करने से इमीडिएट पहले जो आपके 12 मंथ का पीरियड है उसके दौरान जो आपकी एवरेज मंथली पे रहेगी, ये एवरेज मंथली पे क्या होगी? आपकी बेसिक, आपकी डीए और रिटेंशन बोनस अगर आपको कोई मिलता है तो
उनका एवरेज आपका 12 मंथ्स का लिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1 सितंबर 2014 से पहले की बात है। और अगर 1 सितंबर 2014 का पहले का आपका केस है, यानी कि आप रिटायर 1 सितंबर 2014 से पहले हो गए थे, तो आपकी जो सैलरी है वो ली जाएगी 12 मंथ्स का एवरेज बिफोर यू एग्जिटेड योर पेंशन ईपीएफ स्कीम। अब एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं आपने 1 जनवरी 2014 को 1 जनवरी 2014 को आपने एग्जिट की थी अगर स्कीम को, तो 1 जनवरी 2013 से लेके 31 दिसंबर 2013 तक ये 12 महीने का जो पीरियड रहेगा, इस 12 महीने के पीरियड के अंदर आपकी जो एवरेज सैलरी होगी वो यूज़ होगी आपकी एवरेज पे की कैलकुलेशन के लिए, और उसके बाद फॉर्मूला में डाला जाएगा। और फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आपका जो एवरेज अमाउंट, एवरेज जो आपकी पेंशनेबल सैलरी है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाय 70। ये हमने कई बार कवर किया तो उसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये तो है हमारा केस नंबर 1। लेकिन केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 है उन लोगों के लिए जो कि रिटायर हुए हैं 1 सितंबर 2014 के। अब अगर आप में से कुछ लोग हैं जो अभी तक रिटायर नहीं हुए हैं और ईपीएफओ के मेंबर थे और हायर पेंशन के लिए अप्लाई किए, तो ये आपके लिए भी अप्लीकेबल है। यानी कि सेकेंड केस 2 लोगों के लिए अप्लीकेबल है जो या तो 1 सितंबर 2014 से लेके आज तक की डेट के बीच में रिटायर हो गए हैं, या फिर जो कि 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएफओ के मेंबर थे और अभी भी जॉब कर रहे हैं। उन दोनों के केस में कैसे कैलकुलेट होगी जो पेंशन का अमाउंट, उसके लिए देखते हैं। तो यहां पे लिखा है इन केसेस के लिए पेंशन शैल बी कैलकुलेटेड based upon average monthly pay drawn during the contributive period of service in the span of 60 months। यानी कि यहां पे जो पीरियड लिया गया वो 60 मंथ्स का एवरेज लिया गया है। पहले केस में 12 मंथ्स का था, यहाँ पे 60 मंथ्स का। 60 मंथ्स का क्यों लिया है? क्योंकि 1 सितंबर 2014 के बाद जो चेंज किया गया था ईपीएफ स्कीम के अंदर, और जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था कि वो ओके करते थे कि आपका अगर ये चेंज हुआ है जो इन्होंने 12 मंथ से 60 मंथ्स किया है, दे आर ओके, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उसमें लिखा हुआ था कि पेंशनेबल सैलरी शैल बी द एवरेज मंथली सैलरी paid on in any manner including on this during contributory period of service in the span of 60 months preceding the date of exit from membership of पेंशन फंड। तो उस केस को उन्होंने ये बोला है कि जिन्होंने पहले 1 सितंबर 2014 से पहले किया है उस टाइम पे जो प्रावधान थे वो एप्लीकेबल होंगे। 1 सितंबर 2014 के बाद जो रिटायर हो रहे हैं तो उस टाइम पे जो प्रावधान है वो एप्लीकेबल होंगे, और उसी के हिसाब से आपकी जो हायर पेंशन अमाउंट है वो कैलकुलेट होगी। अब अगर आपने ऑलरेडी अपना जॉइंट ऑप्शन का फॉर्म सबमिट कर दिया है तो आपने वहां पे सारी अपनी वेज डिटेल्स दी होंगी, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि आप इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में आते हैं, और उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपका जो अमाउंट है हायर पेंशन का वो क्या बनने वाला है। तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की मदद से आपको हायर पेंशन का एग्जैक्ट अमाउंट मिल जाएगा। अब जब हम हायर पेंशन की बात कर रहे हैं तो अगर आपके पास पुरानी फिक्स डिपॉजिट है और अगर आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं और उसके ऊपर अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा के देखना चाहते हैं कि क्या मुझे पुरानी एफडी तोड़ने में फ़ायदा होगा या नुकसान, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है और पसंद आए तो लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।